देखिए, फूड इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ करें, कैसे प्रिजर्वेशन डालें, किस तरह से एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाएं। तो आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग क्या होती है। आप जो मशीन लगाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उससे पहले आपको नॉलेज ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम नॉलेज देने का काम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये टेक्निक्स फॉलो करने हैं, जहां पर एक एक्सपर्ट बताएंगे कि ऐसे आप काम कर सकते हैं, ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अपना नया फूड प्रोडक्ट बनाना है और अगर आप फूड सेक्टर में आना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए। मैं आपको फूड की प्रोसेसिंग है जो वो 5 स्टेप्स में समझाऊंगी। इन 5 स्टेप्स में हम देखेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल से फूड प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गए किसी भी फूड प्रोडक्ट के, वो जो है वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के कि वो कैसा बनेगा। इसलिए जो आप रॉ मटेरियल सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्टिमम एंड गुड क्वालिटी का होना चाहिए और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुरकुरे टाइप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको अलग अलग तरह के ग्रेन्स चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के फ्लावर्स चाहिए होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप उनका प्रॉपर जो फ्लावर है उनकी टेस्टिंग करके, वेइंग करके एंड उसकी क्वालिटी चेक करके ही आप सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर आप लेस टाइप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ऑप्टिमम टाइप ऑफ पोटैटोज़ चाहिए होंगे। मतलब अगर आप पोटैटोज़ बना रहे हैं, पोटैटो फ्लेक्स बना रहे हैं, तो आपको ड्राई मैटर जिसमें ज़्यादा है वो वाले पोटैटो सेलेक्ट करने हैं। अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, तो आपको जो लंबे वाले पोटैटोज़ हैं उन्हें चूज़ करना है। तो इस तरह से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट कैसा होगा। हमारा रॉ मटेरियल जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रॉ मटेरियल जब भी आप परचेज़ करते हैं तो उसकी हैंडलिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रॉ मटेरियल कंटेमिनेशन फ्री होगा, अच्छा होगा, गुड क्वालिटी का होगा, तभी आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा। अगर आप अपने रॉ मटेरियल की प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे तभी जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होगा वो सेफ़ होगा, मतलब कंटेमिनेशन फ्री होगा, लीगल होगा एंड R&D की जो स्पेसिफिकेशंस है उन्हें मीट करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ऑप्टिमम हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही परचेज़ करना चाहिए। इसके लिए जब भी आप रॉ मटेरियल खरीदें उसके बाद आपको उसकी जो ऑप्टिमम टेस्टिंग है वो करनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी तरह की कंटेमिनेशन और अडल्ट्रेंट्स ना हो। आपको फूड सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि बायोलॉजिकल हो, उसमें आपको चेक करना होगा कि आपके रॉ मटेरियल में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो एंड वो गुड क्वालिटी का हो। उसी तरह से केमिकल में हो गया, जैसे कि उसमें कुछ मेटल कंटेंट ना हो, उसमें कुछ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ वगैरह या और कोई भी केमिकल उसमें अनडिज़ायरेबल ना हो। और उसके बाद हमारा फिज़िकल जो है उसमें आ गया कि जो उसमें कुछ स्टोन्स ना हो, रॉक्स, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल है जब आप परचेज़ कर रहे हैं उसके बाद उसकी प्रॉपर वॉशिंग क्लीनिंग करके ही आपको रखना चाहिए। उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपने रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया तो आपको ये चेक करना चाहिए कि उसमें कोई एलर्जन तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सोयाबीन फ्लावर है, वो कई लोग सोयाबीन फ्लावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप अपने रॉ मटेरियल जहाँ पे आप अपना रॉ मटेरियल रखते हैं वहाँ पे आपने अदर ग्रेन्स के जो फ्लावर हैं वो रखे हुए हैं और साथ ही साथ आपके सोयाबीन फ्लावर रखा हुआ है, तो इस तरह से कंटेमिनेशन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब अगर आपके सोयाबीन फ्लावर के कुछ अमाउंट अगर दूसरे फ्लावर में चला गया एंड देन उसका जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया एंड उसके बाद उन कंज्यूमर्स ने उसे कंज्यूम किया जो सोयाबीन फ्लावर से एलर्जी हो जाती है जिन्हें, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को नुकसान हो सकता है।
तो आपने अपने रॉ मटेरियल की हैंडलिंग इस तरह करनी है कि सारे तरह के जो आपके रॉ मटेरियल हैं वो प्रॉपर प्लेस होने चाहिए, कोई भी तरह की कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि पर्टिकुलर कई लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है, तो आप उन रॉ मटेरियल की हैंडलिंग अलग से करेंगे। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल की हैंडलिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। रॉ मटेरियल की हैंडलिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है प्रोसेसिंग। अब हमने रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना है। अब हम प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? एक तो हम अलग तरह का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जिसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी हो, हम फूड की शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं उसकी प्रोडक्ट को कुछ नया बनाकर, और दूसरा हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी रेसिपी जो भी आप फूड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की भी अच्छे से समझ हो, और जो प्रोसेसिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपके जो नया प्रोडक्ट है उसमें कुछ इनोवेशंस होंगी, तभी वो प्रोडक्ट आपका अच्छा मार्केट में रह पाएगा। जो इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही मार्केट में स्टेबल रह पाते हैं। प्रोसेसिंग जो की जाती है फूड प्रोडक्ट्स की वो 3 तरह से होती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे आपने वीट ग्रेन्स लिए, आप उनको मिल करके आप वीट फ्लावर बना रहे हैं, ये आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गई। मतलब आपने वीट ग्रेन्स लिए, उसकी मिलिंग की, एंड देन आपने वीट फ्लावर बना के पैक करके सेल किया। तो आपको सारी तरह की प्रोसेसिंग के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमारी आ जाती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है कि जब आप प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसे चेंज कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट में, तो हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो जाती है। जैसे वीट फ्लावर से हम ब्रेड बना रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। टर्शरी प्रोसेसिंग में आप और भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि रेडी टू ईट होते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, इंस्टेंट फूड हो गए, एंड जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं ये टर्शरी प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। तो इस तरह से उसी अकॉर्डिंग आपका रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल की हैंडलिंग के बाद प्रॉपर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोसेसिंग करने के लिए जर्नल जो स्टेप्स होते हैं उनमें क्लीनिंग एंड वॉशिंग आ जाती है। मतलब सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आया, उसकी जो क्लीनिंग की जाती है, प्रॉपर वॉशिंग की जाती है, कोई उनमें स्टोन्स ना हो, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। देन अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर से पीलिंग की जाती है। एंड उसके बाद अगर आपने पोटैटो के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसकी कटिंग की जाती है, स्लाइसिंग की जाती है। एंड अगर आप टमाटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनकी पल्पिंग की जाती है। अकॉर्डिंगली आपको प्रोसेसिंग करनी होती है। उसके बाद आपके अपने प्रोडक्ट को प्री ट्रीटमेंट करना होता है ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी रहे। उसके बाद आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है। आपको अपनी रेसिपी जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट ऐड होंगे, एंड कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की जाती है, उन मशीनरीज़ का क्या क्या यूज़ है, कैसे उन मशीनरीज़ को यूज़ करना है, उन मशीनरीज़ का प्रिंसिपल क्या है काम करने का। तो इस तरह से काफ़ी तरह के प्रोसेसेस से गुजर के फूड की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के साथ साथ हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने होते हैं। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पास्ता, नूडल्स हो गए, इनमें जो है प्रिजर्वेटिव्स की अमाउंट बहुत कम होती है और नहीं भी होती, क्योंकि ये ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर की अमाउंट बिल्कुल नहीं होती और ये स्पॉइलेज से बचे रहते हैं। उसी तरह से जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पिकल बना रहे हैं, टमाटो केचप वगैरह बना रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स में क्या है, आपको प्रिजर्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पे, तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं। प्रिजर्वेटिव्स का ये फंक्शन होता है कि आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर देता है। जब तक आपका फूड प्रोडक्ट बन के आपकी फैक्ट्री से रिलीज़ होगा एंड देन आपको कस्टमर्स तक पहुँचेगा, और उसके बाद कस्टमर्स को भी काफ़ी टाइम तक वो फूड प्रोडक्ट ठीक रहना चाहिए, इसके लिए आप प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स प्रॉपर अमाउंट में यूज़ होते हैं और डिपेंड करता है कि
कौन से फूड प्रोडक्ट में आप ऐड कर रहे हैं। तो आपको प्रिजर्वेटिव्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और प्रिजर्वेटिव्स किस टाइम पे कब डालना है किसी फूड प्रोडक्ट में जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। जैसे फर्मेंटेशन, पेस्चराइजेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये सारे क्या हैं, प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं और प्रोसेसिंग की टेक्निक हैं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिजर्वेटिव मेथड आपको यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो आपको फ्रेंच फ्राइज़ जब आपकी फ्रोज़न के लिए पहले आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी फ्रीजिंग यूनिट्स हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं ताकि आप अपनी फ्रेंच फ्राइज़ को वहाँ पे स्टोर कर सकें। फ्रीजिंग इससे आपकी ताकि शेल्फ लाइफ है आपके फूड प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहे। पैकेजिंग मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। वैक्यूम पैकिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारी प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स हैं। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, अब हमें कुछ टेस्टिंग करनी होती है कि ये जो फूड प्रोडक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कुछ हार्म इफ़ेक्ट नहीं है एंड उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, उनमें कुछ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तो नहीं हो गई जब हमारा फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो आपको ये सारी टेस्टिंग करनी होती है। तो इसके लिए अलग से माइक्रोबायोलॉजिकल लैब होती है, फूड माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, जिसमें कि ये सारी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने से आपको प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से समझ आ जाती है। तो जो टेस्टिंग करने से अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो ये किसी भी फूड मैन्युफैक्चरर के लिए सक्सेसफुल है कि आपका फूड प्रोडक्ट इतने टाइम तक चल सकता है एंड उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। टेस्टिंग प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू की चेक होना चाहिए कि कोई उसमें ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क तो नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह होनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल हो कंज्यूमर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोबियल लेवल, सेफ्टी, अपीयरेंस, टेक्सचर एंड बहुत कुछ। तो आपको उस तरह से आपके फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है कि प्रॉपर जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वो हो और मार्केट के अकॉर्डिंग आपका फूड प्रोडक्ट होना चाहिए। टेस्टिंग के टाइम आपको अपने फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ पता चलती है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पता चलती है ताकि कि कितने आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी लॉन्गिविटी कितनी है एंड जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो भी आपको पता चल जाती है जब आपका फूड प्रोडक्ट मार्केट में जाता है एंड उसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी टाइम तक रहती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अच्छे से प्रिजर्वेटिव्स जो आपकी प्रोसेसिंग है उनको सभी चीज़ों को समझना होता है। टेस्टिंग के टाइम क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी बैच में से रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं एंड देन उसकी टेस्टिंग की जाती है। रॉ मटेरियल की जब आप हैंडलिंग करते हैं तब भी टेस्टिंग की जाती है एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के उसकी टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो जो आपकी रिक्वायर्ड लेवल्स हैं, माइक्रोबियल लेवल हो गया, न्यूट्रिशनल लेवल हो गया, ये सारे सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। अदरवाइज़ आप उस पर्टिकुलर बैच में जिसमें वो प्रोडक्ट बना है, आप उस बैच अगर वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है टेस्टिंग में तो वो बैच वाले सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करना होता है। तो इस तरह से पहले से ही आपकी जो प्रोसेसिंग लाइन है वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, पूरे SOPs फॉलो होने चाहिए एंड रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ये तो है ही। टेस्टिंग करने के बाद जब आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है फूड माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि आपकी जो गुड क्वालिटी है सभी चीज़ों की एंड फूड प्रोडक्ट जो आपने बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है, देन उसकी पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग करने के बाद भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स उठा के एंड जब आपका फूड प्रोडक्ट बन रहा होता है तब भी टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग स्टेप्स पे। तो पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड प्रिजर्वेशन में भी और फूड की मार्केटिंग में भी। पैकिंग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, अगर आपको प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद मिलती है जिससे कि आपका फूड जो पैकिंग के अंदर है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा एंड फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी। काफ़ी तरह के पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, श्रिंक रैप्स हो गए, प्लास्टिक पैकेजिंग होगी,
पेपर बैग्स हो गए, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। श्रिंक रैपिंग होगी जहाँ पे आपकी फूड प्रोडक्ट में प्रॉपर जो एयर होती है वो रिमूव की जाती है। वैक्यूम पैकिंग हो गई, एंड जो आपकी लेज़ कुरकुरे की पैकिंग होती है जिसमें कि नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। और अदर जो पोटैटो के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे भुजिया हो गया एंड पोटैटो फ्लेक्स हो गए, चिप्स हो गए, इन सभी में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि प्रोडक्ट की क्रिस्पीनेस बनी रहे एंड उसकी प्रिजर्वेशन हो एंड ट्रांसपोर्टेशन में फूड प्रोडक्ट को कुछ नुकसान ना हो। तो उस अकॉर्डिंग पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोसेसिंग के बाद, टेस्टिंग के बाद पैकेजिंग की जाती है, एंड पैकिंग जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। पैकिंग पे प्रॉपर जो लेबल लगा होना चाहिए, बैच नंबर वगैरह सब कुछ पैकिंग मटेरियल पे ही लिखा जाता है। पैकिंग करने के बाद जो आप फूड प्रोडक्ट जिस पर्टिकुलर पैकेज में होता है उसे प्राइमरी पैक कहते हैं। उसके बाद उसे बड़े बड़े बॉक्सेस में, चाहे वो प्लास्टिक के हों या फिर वुडन बॉक्सेस हों या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस हों, उनमें पैक किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में सेल करने के लिए। उसे सेकेंडरी पैकिंग कहा जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो इस तरह होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसमें जब कोई मॉइस्चर बैरियर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर अंदर ना जाए जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जो है पैकिंग मटेरियल यूज़ करना होता है। पैकिंग करने के बाद, सेकेंडरी पैकिंग करने के बाद कुछ प्रोडक्ट हैं जो डायरेक्टली ही मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, एंड जो ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसे स्टोर करके रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। स्टोरेज में भी कई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन करनी होती हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है कुछ ऐसा कि आपको उसकी जो मेंटेनेंस है वो कम चाहिए होती है, जैसे पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है तो या फिर होता ही नहीं, तो इनकी जो है प्रिजर्वेशन में हेल्प बनी रहती है, मतलब उनकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी रहती है। उसी तरह से अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको उसी अकॉर्डिंग स्टोरेज करना होती है। तो उसी तरह से ड्राई स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज एंड फ्रीजिंग स्टोरेज बनाई गई है। ड्राई स्टोरेज में क्या होता है, जिसमें कि आप वो वाले प्रोडक्ट रख रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट रख सकते हैं जिनको कोई क्लाइमेट्रिक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, एंड वो ईजिली वहाँ पे प्रिजर्व रहते हैं, कोई क्लाइमेट कंट्रोल इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं चाहिए। उसी तरह से जो रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज है, जिन फूड प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर चाहिए है तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे रेफ्रिजरेशन यूनिट्स बनानी होती हैं कि जब तक आपका फूड प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, जिसमें और भी ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, अगर आप फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो आपको उनको वहाँ पे स्टोर करना होता है क्योंकि वहीं उनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन है स्टोरेज के लिए, एंड इस स्टोरेज से आप फ्यूचर यूज़ के लिए फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से ले सकते हैं। जो स्टोरेज यूनिट होती है उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर की जाती है ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो, एंड स्टोरेज में भी फूड की रेगुलर चेकिंग की जाती है ताकि फूड प्रोडक्ट है वो स्पॉइल ना हो जाए। तो इस तरह से रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेस प्रोडक्ट तक ये सारी प्रोसेसिंग की जाती है, ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, उसकी कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, एंड स्टोरेज कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मेंटेन्ड होनी चाहिए। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स आपने यूज़ करने हैं, उनकी प्रॉपर जो पैकेजिंग है वहाँ पे लेबल होना चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर जो है क्लीनिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एंड प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, रेगुलर क्लीनिंग की जाती है। इस तरह से फूड प्रोडक्ट है वो एक फूड इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि किस सेक्शन में क्या रखा जाएगा और किस सेक्शन में कौन सा फूड प्रोडक्ट रखा जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपर रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर फेस मास्क हो गया, हेड कवर हो गया, इस तरह से ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि कोई भी तरह की कंटेमिनेशन वहाँ पे ना हो। तो इस तरह से फूड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स के बारे में अभी हमने बात करी वो बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बताया है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं पर बन नहीं पा रहे हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में सीखना चाहते हैं, प्रिजर्वेशंस के बारे में सीखना चाहते हैं, और भी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है,
कैसे पैक करा जाता है, कैसे प्राइस रेंज बनानी है, कैसे क्वांटिटीज़ बनानी है, ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक्सपर्ट्स ने बताया है कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, जहां पर वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए